हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे दोस्तों आप लोग यार, और आज की ये कहानी मेरी जुबानी और शानदार तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन से टॉपिक की जिसपे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांस बने रहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ज्यादा नहीं बट आ जाते हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि अगर इस टाइप का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो भी हम सॉल्व करके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हीट ट्रांसफर हमने कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया है। उसकी सारे लेक्चर्स हमने देख लिए हैं अच्छे तरीके से, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते थे। ओके, तो आज बात करूंगा मैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की दोस्तों। तो थर्मल एक्सपेंशन एक प्रोसेस होता है। ओके ओके ओके, उससे पहले देखो यार दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, क्योंकि लॉट ऑफ प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तभी आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। आप फंसेंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे एंड कंसेप्ट बार बार अप्लाई करेंगे तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको चीजें याद होने लगेगी। समझ गए? यस, तो प्रैक्टिस करते रहना अच्छे तरह से। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डिस्कस करना मत भूलना, ठीक है? आप ही के वास्ते हूं मैं यहाँ पे, आप ही के वास्ते हम सब मिलके फोड़ेंगे अपने एग्जाम को, ठीक है? पूरी हेल्प करूंगा मैं आप लोगों की। ओके, सो बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। देखो भाई, एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है? तो थर्मल मतलब ड्यू टू टेम्परेचर, ऑब्वियसली। पहले तो आप मतलब समझो उसका, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है? अगर हम किसी भी, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे बहुत तेज धूप है ना, बहुत तेज धूप है, तो धूप मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, अगर उस हाई टेम्परेचर में हम उसको रख दे तो एक्सपैंड कर जाते हैं, है ना? जैसे रेलवे रॉड्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? ट्रैक होते हैं, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, ठीक है, वो लोहे के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, तो उनमें एक्सपेंशन होने के चांस बने रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंशन की, ठीक है? तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आने वाली है। क्या होने वाला है ये हम सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एक प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मोस्ट ऑफ, है ना, ऐसे लिखना है आपने, मोस्ट ऑफ मटीरियल्स एक्सपेंड्स, ठीक है? ये आपने लिखना है, एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपेंशन कर जाते हैं, मतलब वो एक्सपैंड कर जाते हैं। और ये जो मटेरियल्स दोस्तों आपके हो सकते हैं आपके पास, यानी सबसे पहले जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना हूँ, सॉलिड, यानी एक्सपेंशन सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और गैसेज में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर थर्मल एक्सपेंशन के एक्सप्लेनेशन फॉर नीट एंड जो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ से सॉलिड एक्सपेंशन से ही आती है। जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, सॉलिड मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, मैं इसी की बात करूंगा। इसकी और इसकी मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अगर इसकी तो आपने ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, अगर इसकी करनी है तो एक दो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, बट बहुत रेयर क्वेश्चन आए हैं तो अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है? तो मैं सॉलिड में एक्सपेंशन की बात करने वाला हूं। जितने भी डिटेल एनालिसिस दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा सॉलिड की ही करूंगा, ठीक है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, यानी कौन सा एक्सपेंशन सर? थर्मल। चलो ये तो अंडरस्टूड है कि नहीं? ये तो अंडरस्टूड है यार। हम ऑब्वियसली थर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यानी जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ही हो रहा है, ठीक है जी? तो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की जब हम बात करेंगे तो यार ये इसकी टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं सॉलिड की तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है। वो लीनियरली भी एक्सपेंड कर सकता है और 2D में एक्सपेंड कर सकता है, 3D में एक्सपेंड कर सकता है। तो सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन होते हैं दैट इज लीनियर, है ना? आप मान सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और दूसरा आपका एरिया एक्सपेंशन, ठीक है? ये 2D वाला होगा, ये 1D मान सकते हो आप इसको, 1 डायमेंशनल, एंड दिस इज 2 डायमेंशनल। और आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, दैट इज 3 डायमेंशनल। ओके, सो दैट इज 3 डायमेंशनल। ओके सर, तो किस तरीके से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं? देखो भाई, इनको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, कहीं ना कहीं जब हम टेम्परेचर की वजह से किसी लीनियर डायमेंशन को चेंज कर लेते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है जो चेंज हो रही है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कहीं ना कहीं ये बहुत जगह यूज हो जाता है। तो दैट्स वाई हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस बेसिक कंसेप्ट के बाद कि जो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है उसकी एक खास प्रॉपर्टी देखी गई है, उस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे। कभी कभी उसका यूज होकर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कंसेप्चुअली, समझ में आई? कंसेप्चुअली, ठीक है? जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो यहां से पूछे जाने के चांस बनेंगे, मतलब इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहने वाली है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर हम कोई भी एक तरीके से होमोजीनियस ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड हम इसको मान के चलेंगे,
और ऑब्जेक्ट मान लो आप, ठीक है जी। कोई भी एक सॉलिड मैंने जैसे ये ले लिया है, ठीक है। अब भाई ये किसी न किसी मटेरियल को तो बना ही है, होमोजीनियस सॉलिड हमने माना है इसको, है ना। इसको इस तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो पता हो क्या बोलता है कि अगर इसका इनिशियल कुछ टेम्परेचर T1 है और हम इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज यहाँ पे डालते हैं, टेम्परेचर का चेंज यहाँ पे इसमें डालते हैं, तो इसकी हीटिंग करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो बोलता है कि इसमें एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंड करेगा। तो भाई ध्यान से समझना, इस पूरे सेम मटेरियल जो भी है, एक सिंगल मटेरियल जो भी आपके पास है, इसके अंदर किसी दो पॉइंट को ले लो आप, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, है ना। इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी इन दो पॉइंट के बीच, लेट्स सी D है या D1 मान लो, लेट्स सी D1 है, और ये है बिफोर एक्सपेंशन, है ना। लेट्स सी ये डिस्टेंस हमने मान लिया बिफोर एक्सपेंशन, दिस इज बिफोर एक्सपेंशन, ओके, दिस इज बिफोर एक्सपेंशन। अब जब आप इसका टेम्परेचर राइज करोगे ना बॉस, टेम्परेचर चेंज करोगे, यानी आफ्टर, है ना, ध्यान रखना, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हर एक चीज मैं यहाँ पे उसी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ जिसपे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फोकस करते हैं, कहां से किस पॉइंट को वो लेंगे और किसका यूज करके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ मस्त तरीके से, ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहना अच्छे से चीजों को लिखते रहना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे इन्हीं का तो एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो बोल रहा है, ये क्या लिखा मैंने यार, मैं खुद ही भूल जाऊंगा आफ्टर है बॉस, ठीक है, कुछ जाते ही रफ लिख देता हूं मैं, सम टाइम, ओके। सो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ध्यान से समझना, ये जो दो पॉइंट है इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी एक्सपेंड करेगा, अंदर को एक्सपेंशन, जो उसका कॉन्ट्रैक्शन अंदर को जो जाएगा वो कम होता है, बाहर को एक्सपेंड करेगा ड्यू टू टेम्परेचर, जब हम इसका इंक्रीज करते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स सी ये बढ़ के कुछ हो गई है 1 और 2 के बीच D2। तो यार ध्यान देना हमेशा, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी D2 इज ग्रेटर देन D1, यानी ड्यू टू एक्सपेंशन। अगर एक होमोजीनियस मटेरियल है, उसी के अंदर दो पॉइंट है, फिर से सुनो, एक ही मटेरियल, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर दो पॉइंट है, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस गिवन होगी और उसको आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका साइज इंक्रीज कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, उन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ेगी इस केस में। ये बिल्कुल आपने अपने दिल और दिमाग में सेट करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लो, सपोज करो एक मेटल सीट है मेरे पास कोई, है ना, एक मेटल की बनी हुई कोई सीट हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार ये किसी न किसी मटेरियल की तो बनी ही होगी, है कि नहीं, तो ये बनी ही होगी किसी न किसी मटेरियल की। तो उसने क्या किया, इसमें एक होल क्रिएट कर दिया, चलो भाई कर दो, तो होल क्रिएट कर दिया, मतलब इतना मटेरियल आपने सर्कुलर फॉर्म में कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये एक होल है एक तरीके से यहाँ पे, है कि नहीं है, एक होल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं इसकी हीटिंग कर दूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो ये एक्सपेंड करेगा। तो इसकी जो रेडियस है ना होल की, ध्यान से समझो, ये जो रेडियस है जब ये एक्सपेंड करेगा तो आपसे बोलेगा तो होल का जो साइज है वो कम होगा या ज्यादा होगा, एक्सपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये होल एक ही मटेरियल के अंदर है, मतलब इस होल के ऊपर कहीं भी ले लो आप, दो पॉइंट ले लो, कहीं भी, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज ही करेगी, बाहर को एक्सपेंड करेंगे, मतलब आर जो होगी इनकी वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, मतलब जो रेडियस है वो चेंज होगी, बढ़ जाएगी, यानी साइज ऑफ द होल बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ही मटेरियल के अंदर है ना, एक ही मटेरियल के, हो सकता है इसमें दो होल क्रिएट कर दे, एक छोटा वाला एक बड़े वाला, तो इंडिविजुअली वो होल का जो साइज होगा वो इंक्रीज ही करता हुआ पाई जाएगा, कम नहीं होगा। ध्यान से समझना, कम नहीं होगा अगर एक सिंगल ही मटेरियल के अंदर दोनों पॉइंट आपने यूज करे हैं। एंड नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बॉस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं अभी मैं कि एक्सपेंशन जो होगा थर्मल, और उसके थ्रू आप किसी भी मटेरियल का अगर एक्सपेंशन, उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसमें क्या मेन बात है जो आपने याद रखनी है दोस्तों। इसका कारण ये होता है बेसिकली, ये जो दो पॉइंट होते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन गैसेस की कंपैरेटिवली, है ना, गैसेस की कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, गैसेस में कम होते हैं, दैट्स व्हाई। बट फिर भी ऑल्दो यू कैन से कि यार दो पॉइंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं वो बढ़ेगी, हाँ, गैसेस में कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ जाएगी, सॉलिड्स में कंपैरेटिवली उसकी कम बढ़ जाएगी, बट बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी, और अगर वो दोनों पॉइंट एक ही मटेरियल के अंदर है, तो ये सारा खेल ही है इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होते हैं उन दो पार्टिकल के बीच में जो एक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इतना, अरे यार इतना भी याद रखोगे ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, बातें करेंगे। अब वो पता क्या बोलता है, अगर मैंने दो अलग अलग स्ट्रिप ले ली, अलग अलग मटेरियल की, देखना इस पे क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप से, मतलब एक ये अलग से ले लिया, कोई मेटल 1 है और एक और ले लिया मैंने, इसी के सामने रख दिया,
ठीक है जी, इसी के सामने रख दिया। ओके, ये मेटल 2 ले लिया। तो अब वो बोल रहा है कि अगर इनकी हम हीटिंग करें, ये मेटल 2 है, चूंकि ये अलग अलग है यार, ऑब्वियसली अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल ले लूँ इसका 0.1 और दूसरे वाले पे अलग से पार्टिकल ले लूँ, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका क्या होगा? देखो, चूंकि इसको हीटिंग कर रहा है, उसकी हीटिंग करिए तो एक्सपेंड करेगा। जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, तो इनके बीच का ये जो गैप है, पहले डी था, अब ये कम हो जाएगा। यानी इसके लेट्स सी डी डैश इज लेस देन डी, क्योंकि ये अलग, ये दोनों पॉइंट अलग अलग मेटल पे है, दोनों एक्सपेंड करेंगे और बाहर को एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि ये जो पॉइंट है देखो, इस पे ये देख लो ध्यान से, ऐसे समझो। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा भाई, वो एक्सपेंड करने के लिए बाहर को ही जाएगा ना, ठीक है। और इधर वाला जो बंदा होगा, इधर वाले, इस वाले पे जो होगा, ये वाला, इस पे भी जो होगा वो बाहर को ही जाएगा ना। तो इनके बीच का जो इनिशियल गैप है ये, और जब ये एक्सपेंड करके यहाँ पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पहुंच जाएंगे, तो कम नहीं हो जाएगा? देखो, हाँ, तो ध्यान देना, अगर वो दो पॉइंट अलग अलग मटेरियल पे है, अलग अलग बॉडी पे है, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वहां दे रखे, तो उनके बीच कुछ डिस्टेंस हो कम होगी, क्योंकि एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के लिए इसको बाहर को जाना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ आ जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तब ये डिस्टेंस कम होगी। अगर वो दोनों पॉइंट एक ही मटेरियल के अंदर है, एक ही, तब वो डिस्टेंस हमेशा एक्सपेंड करके बढ़ जाएगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो एक बेसिक सा पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी करें नहीं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए, उसके बिना उसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड। मैं सारी बातें सॉलिड के लिए करूंगा आज, ठीक है। ये सॉलिड के सारी बातें यहाँ पे सॉलिड के लिए ही होने वाली है, ठीक है। तो मस्त तरीके से आप इतने भी कॉन्सेप्ट इसमें सीख के जाएंगे, तो बेसिक लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वी कैन सॉल्व। नीट के, जेईई मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं, वैसे तो बहुत कम आए हैं, बट फिर भी ऑल्दो यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं यार क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी। ओके, तो मेन जो है मैथमेटिकल जो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको याद भी रखनी है, जिनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा आगे आने वाले कंसेप्ट में और क्वेश्चंस में, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे हम, फिर उसके बाद एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरिया एक्सपेंशन, और थोड़ा थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। एरिया मतलब 2 डायमेंशनल, और लेंथ, लीनियर मतलब लेंथ हो गए, 1D वाला केस है ये, लीनियर है भाई, 1D वाला केस है। उसके बाद मैं बात करूंगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सुनो प्रॉब्लम एक समझ लो, बाकी सब एज इट इज हम लिख देंगे, हमें याद हो जाएंगे चीजें, कोई फंडे वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अगर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड की आप बात करेंगे जिसके पास कुछ इनिशियल अपनी लेंथ होगी L1। सपोज करो इसकी खुद की लेंथ L1 है और ये किसी इनिशियली टेम्परेचर T1 पे है, या कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दो एंड है इसके, एंड A और एंड B। वो बोलता है कि अगर हम इसकी हीटिंग करें, तो ये एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड आफ्टर हीटिंग, यू कैन से आफ्टर हीटिंग, समझ गए। आफ्टर हीटिंग इसकी जो लेंथ है वो L2 हो जाएगी। तो इसमें जो चेंज होगा लेंथ में, वो कितना होगा? एक्सपेंड कर गई होगी, है ना। आफ्टर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ, जो एक्सपेंशन होगा उससे जो चेंज इन लेंथ है उसको आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहीं पे समझा रहा हूं। जैसे एरिया की बात करेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेंथ है, जो भी वायर होगा उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जो इंक्रीज होने के बाद फाइनल लेंथ बनी है उसको तो आप निकाल सकते हो। तो चेंज इन लेंथ कैसे लिखोगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल, भाई ऐसे लिखेंगे, ये चेंज इन लेंथ है उसकी, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यार याद रखना, ये जो चेंज इन लेंथ है, जब भी हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से आपको चेंज निकालना है लेंथ में, तो दैट चेंज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, व्हाटएवर जो भी होगी, एंड जिसकी वजह से आपने इसको हीटिंग करी है। याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे याद रखना है। जब भी चेंज निकालना हो, ये टोटली डिपेंड करता है चेंज हो किस पे रहा है, ओरिजिनल लेंथ में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ले लेना, समझ गए। टेम्परेचर डिफरेंस ले लेना, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आपको दिख रहा है सारा सिलसिला आपके सामने है। तो डेल्टा L इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कोफिशिएंट आएगा अल्फा L1 डेल्टा T, यू कैन राइट दिस समथिंग लाइक दैट। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट। कम ऑन गाइस, क्या बोलते हैं? लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो लीनियर डायमेंशन को चेंज कर रहा है बेसिकली। तो अल्फा को हम नाम देते हैं यहाँ पे लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनिशियल लेंथ बिफोर हीटिंग, एंड ये दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। कूल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर लेंथ निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हो, देखो L2 माइनस L1, तो अल्फा L1 डेल्टा T
L1 उधर लेके जाएंगे तो L2 यहाँ से आ जाएगी, L1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप सबने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा भी है और आपको याद भी रखना है। तो आप क्लियर देख सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि प्लस साइन है, अल्फा है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये इनिशियल लेंथ है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो L2 इज ग्रेटर देन L1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लेंथ का अगर आपसे ये भी पूछ लेगा कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद कितनी लेंथ हो गई, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। ठीक है बॉस, दिस रिलेशनशिप। आज एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं उसमें मैं आपको, क्या, चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लो। बस अल्फा के बारे में आप बात रखेंगे यहाँ पे ध्यान। अल्फा क्या है? टेम्परेचर, लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट। कूल। अब दोस्तों ये था वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर हम टू डायमेंशनल लेते तो कोई शीट की बात कर लेंगे हम। कोई मेटल की शीट है भैया आपके पास, और ये शीट है भैया आपके पास, लेंथ भी है इसके पास, विड्थ भी है। ठीक है, समझ गए ना लॉजिक? ठीक है ना। अब अगर इसको स्क्वायर शीट भी ले सकते हैं आप, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको किस तरीके से इमेजिन करके चल रहे हैं। बट हाँ, ये एरियल है, तो भाई इसमें कुछ करना नहीं है। जब आप इसकी हिटिंग करेंगे तो उसका जो एरिया है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। जब आप इसकी हिटिंग करेंगे तो जो एरिया में चेंज आएगा, आप कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल एरिया क्या था और टेम्परेचर में चेंज कितना था। तो डेल्टा ए इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोफिशिएंट आता है बीटा, A1 इंटू डेल्टा टी। बस ऐसे याद रखना है। मतलब अगर ये समझ में आ गया तो इसको आप अपने आप कर देना, जहां पे L है वहां पे A करना है, बात खत्म। ठीक है, तो बीटा क्या है सर? यहाँ पे बीटा एरिया, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हो, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसका नाम दिया जा सकता है एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अच्छा सर, अगर एरिया निकालना पड़े तो देखो, जहां पे L2 है वहां पे A2 लिख दो, तो A1 आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आ गया यार, ये आ जाएगा। देखो 2D के केस में है ना यार, मतलब इतना याद रखना है क्योंकि इसका यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा अपने एनालिसिस डिटेल नहीं करनी है। तो सिमिलरली यार सर, ये तो आप तो मतलब ये बात कर रहे हो कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक 3D ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, जैसे एक क्यूब है, मेटल का एक बॉक्स ही ले लो चलो आप, ठीक है ना, एक क्यूब है इस तरीके से। ठीक है, तो भाई इसकी तो तीनों डायमेंशन में चेंज आने वाला है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने वाला है। तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है, जो वॉल्यूम चेंज होगा उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हो। किस में चेंज होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम में। किसकी वजह से? डेल्टा टी। तो डेल्टा वी, जब इसको ओपन करोगे तो V2 कितना आएगा सर? V1, 1 प्लस बस गामा डेल्टा टी लेना है यहाँ पे। ठीक है, गामा यानी इसका जो वॉल्यूम कोफिशिएंट होता है ये है। ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम टेम्परेचर कोफिशिएंट गामा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन बता रहा है कि मतलब वो 3D में एक्सपेंशन हो रहा है, गामा यूज करेंगे, 2D में एक्सपेंशन हो रहा है, बीटा यूज करेंगे, 1D में एक्सपेंशन हो रहा है तो अल्फा यूज करेंगे। रिलेशनशिप आपकी सबके आपके सामने है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यू कैन से ये वॉल्यूम आया है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड दिस वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और अगर इसके मटेरियल की डेंसिटी भी पूछ बैठेगा ना, डेंसिटी निकालो जी, डेंसिटी वो भी निकाल सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। सपोज करो इसकी इनिशियल डेंसिटी है ρ1, तो उसकी जो फाइनल डेंसिटी होगी दोस्तों वो होगी ρ1 ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, तो ये आपने याद भी रखना है। ये होगी आपकी डेंसिटी, कुल इससे आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी एज वेल। ओके, अब ये गामा है एज इट इज, इस तरीके से आपने याद रख लेना है। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो ऑब्वियस है जब आप वॉल्यूम की वैल्यू नीचे पुट करोगे तो ये नीचे ही रहेगी वैल्यू, बाकी वैल्यू हम इनिशियल डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है डेंसिटी के केस में डिनोमिनेटर में चला जाता है, सीधी सी बात है। तो ये छोटे छोटे बेसिक से फॉर्मूले हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इनका यूज कैसे होगा वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इनका यूज कैसे होगा वो मैं सिखाने वाला हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वहां पे ही तो सीखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, और न्यूमेरिकल के थ्रू ही आप सारी चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इनका यूज करके। ओके, समझ रहे हो ना बॉस? यस। ओके, इस धरती के चांद सितारों जल्दी से देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, और उसको जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि उसका यूज करना है अब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखो यार, अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी के पे अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहोगे तो ओरिजिनल डेंसिटी उसकी ये है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जाता है आपके पास। ठीक है ना, एंड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अगर इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे फैक्टर को आप ऊपर लेके जाओगे ना और कन्वर्ट करोगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं। तो आप इसको ρ2 था, ρ2 को आप ऐसे लिख सकते हो ρ1 इंटू 1 माइनस लिख लेना बस यहाँ पे
गामा डेल्टा टी, क्योंकि जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे ना बॉस, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी तो एज इट इज रहेगा, पर ये -1 होगा, तो इसको हम 1 प्लस एक्स की पावर -1 यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथमेटिक्स में होता है, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको करने की यहाँ पे कोई जरूरत है भी नहीं, बस ये पावर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है, तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि आगे के नंबर बहुत लिस्ट है तो उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यू जस्ट रिमेंबर, कभी कभी इस तरीके से भी आपने याद रखना होगा। ये एक ही बात है, अरे एक ही बात है, ओके ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट करके लिख लेना बॉस, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे और मैं भी कराऊंगा भी, ठीक है। अगर वो बात कर रहा है, सपोज करो टेम्परेचर उसने रिंग के लिए बढ़ा दिया, रिंग बोला या डिस्क बोला या स्फीयर बोल दिया, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। उसने बोला मेरे पास एक रिंग है, मैंने बोला बहुत बढ़िया है, फिर तो इसकी इनिशियल रेडियस है r1। इसने बोला मेरे पास डिस्क है, मैंने बोला मजा आ गया, फिर तो डिस्क है आपके पास तो मजा आ गया, इसकी रेडियस है ओरिजिनली r1, ठीक है, हम मान लेते हैं। उसने बोला अब स्फीयर है, आप बताओ जरा, स्फीयर है, मैंने बोला तो क्या हुआ, तो उसकी रेडियस भी मान लेते हैं r1, ठीक है, ऑब्वियसली। सो रिंग है यार, और रिंग का जो सारा का सारा मास है देख लो, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग के पास भी एरिया है, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर इनिशियल एरिया, इसका भी एरिया आप लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया, इसका तो वॉल्यूम लेंगे ना महाराज, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये दोनों 2D ऑब्जेक्ट में मतलब एरिया के केस में, अगर हम इनके एरिया की बात करें, जो एक्सपेंशन होगा वो एरिया में ही होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे सर, अब अगर आपसे पूछे इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, देन व्हाट इज, आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनल रेडियस और डायमीटर, या तो रेडियस पूछेगा या डायमीटर पूछेगा, ठीक है ना, ऑफ रिंग, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, किसी एक की तो पूछेगा, मतलब किसी की भी पूछे, आप ध्यान से देखते जाएं। रेडियस पूछे या डायमीटर पूछे, तो करना क्या है बॉस, देखो भाई हमें पता है इसमें एरियल एक्सपेंशन हो रहा है, तो एरियल एक्सपेंशन हो रहा है, तो एरिया होता था a1 1 प्लस बीटा, ओके, इंटू डेल्टा टी, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, एक चीज बस इसको समझाऊंगा, बाकी एज इट इज आपने दिमाग में डाल देना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करने वाला हूं। एक चीज बस अपने माइंड में रखना बॉस, रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, बहुत बचपन में पढ़ा होगा आपने, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है जी। तो जो बीटा है ना बॉस 2 टाइम्स होता है अल्फा से, ध्यान रखना, और जो गामा है वो 3 टाइम्स होता है अल्फा से, ये रिलेशन होता है इनमें, और ये सपनों में आना चाहिए अगर थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन आएंगे और इनका कहीं पे यूज हुआ तो आपको याद होने चाहिए। कभी कभी रिजल्ट कुछ भी ले जाते हैं, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, चांदी मेरे, ठीक है, तो याद रखना है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, दिस इज, यानी अल्फा बीटा गामा में रेशियो निकालना है तो 1 2 3 होगा ना, ऑब्वियसली। अब देखो ये करके दिखा देता हूं, ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा अपने आप, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि भाई एक्सपेंशन हो जाएगा ना, इसका एक्सपेंशन होने के बाद रेडियस कुछ और हो जाएगी ऑब्वियसली, तो उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर सर 1 प्लस बीटा, ओहो बीटा का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये कैंसिल करो तो r2 का स्क्वायर आ गया, देखो r1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और हमें तो r2 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाओ, इसका स्क्वायर हटाओ, इस ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं है तो 1/2 हो जाएगा, तो r2 निकालेंगे, देखो समझ गए। अब ध्यान से देखो, जब इसका आप एक्सपेंशन करोगे, वैसे जैसे अभी बताया था मैंने, इसमें भी बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज होता है, इसकी जो पावर है डायरेक्ट इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसी क्वांटिटी के साथ, तो आप इसको लिख सकते हो r2 इक्वल टू r1, मतलब पूरा एक्सपेंड करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, अदरवाइज हम कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी तो आएगा ही आएगा, बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 नीचे जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर इसकी पॉजिटिव है, तो r2 को आप लिख सकते हो r1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी, यस। तो देखो भाई रेडियस ये आ गई, रिंग की बात कर रहा है, तो रिंग की टेम्परेचर को चेंज करने के बाद उसकी जो नई रेडियस होगी, या डायमीटर भी लिख सकते हो आप इसको, डायमीटर, क्योंकि आपको पता है डाया 2 होता है, 2r होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ठीक है। तो आप जहां r2 है d2 लिख दो, यहाँ पे d1 लिख दो, और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, डिस्क है, रिंग है या सॉलिड स्फीयर है, भाई कुछ भी हो,
कुछ भी हो, अगर ये राउंड शेप इस तरीके से है तो यहाँ पे रेडियस हमेशा जो भी आप निकालोगे, रेडियस निकालोगे, डायमीटर, वो अल्फा पे डिपेंड करेगी। इसी फॉर्मूले सबका सेम होगा। जब यहां से करोगे देखो सेम ही आएगा। यहाँ तो सर क्यूब है, तो क्यूब करोगे तो भाई जब यहाँ पे आप यहाँ 1/3 आएगा तो 1/3 नीचे आएगा, तो यहाँ गामा भी तो लोगे ना, ठीक है, वहां गामा भी तो लोगे ना, और गामा क्या होता है 3 अल्फा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर से सेम होगा। मतलब ये दोनों फॉर्मूले ये सबके लिए सेम है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये इन तीनों के लिए सेम है। तो आपने बोदर नहीं करना है कि रिंग की बात कर रहा है, डिस्क की बात कर रहा है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, और उनकी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी रेडियस क्या हो गई है वो बताओ भाई। इसी फॉर्मूले से यू कैन सॉल्व। बस याद रखना यहाँ पे अल्फा यूज हो रहा है, यानी लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज हो रहा है, इतना तो दिमाग लगा लेंगे आप। बाकी मैं बताऊंगा ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, बाकी मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है, सॉल्व करना है। एक लास्ट छोटी सी प्यारी सी बात बता देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देता हूं। यार ये तो लाइन बन गई यार, बढ़िया। एक लास्ट छोटी सी बात बता देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल करा देता हूं। मजा नहीं आ गया? यस। वो यही सो जल्दी से देखते हैं यार क्या रिजल्ट है, क्या वो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देन आफ्टर वी विल सॉल्व पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो यार यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स हैं। तो हमारे पास मेटल्स की कोई 2 रॉड बनी हुई है, यहाँ पे हमने ले ली है और उनको हमने ज्वाइन कर दिया सीरीज में। आप देख सकते हो रॉड फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड रॉड, ठीक है। हमने मान लिया कि फर्स्ट रॉड की जो लेंथ है वो L1 है, सेकंड वाली की L2 है। इसका लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्योंकि भाई लेंथ है, जब भी हम लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो लेंथ में चेंज होता है ना। बीटा की बात करेंगे तो एरिया में चेंज होता है, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो गामा ऑब्वियसली, ठीक है, यूज करते हैं। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लीनियर है, अल्फा इसका अल्फा 1, इसका अल्फा 2। तू बोलेगा इफेक्टिव बताओ, इफेक्टिव अल्फा कितना होगा, इफेक्टिव अल्फा बताओ, है ना। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट की इफेक्टिव वैल्यू बतानी है। तो भाई आज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसकी सीरीज में है वैसे भी है। तो नेट लेंथ आपकी कितनी होने वाली है, L1 प्लस L2 होने वाली है, इंडिविजुअली निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, वो इजीली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना। अगर कॉम्बिनेशन 2 रॉड का है और आपके अल्फा 1, L1, अल्फा 2, L2 उनकी अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो अल्फा इफेक्टिव आप निकाल सकते हो, उनका रिजल्टेंट एक तरीके से अल्फा 1 L1, अल्फा 2 L2 ओवर L1 प्लस L2। ये रिलेशन आपने याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं बॉस, और आपका काम बन जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आपका काम बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना बॉस, आपका काम बन जाएगा। ओके, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले कराऊंगा, उसके बाद बाई मेटालिक स्ट्रिप का छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है, रिजल्ट पूछा जाता है, रिजल्ट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है बॉस? काफी थ्योरेटिकल बातें कर ली हमने, काफी कंसेप्चुअल बातें करनी है हमने, अब कुछ न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में लास्ट में भी कवर करूंगा। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लेंगे आप। और अब मैंने कंसेप्ट आपको देखो सिखा दिया, अब कोई टेंशन वेंशन लेने की बात बनती नहीं है बॉस। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डेटा जो गिवन होगा उसको लिख लेंगे और जो पूछा गया उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है बस अप्लाई करो, सॉल्व करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला एक ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ए ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ बुलो कार्ट, है कि नहीं? ओके, the diameter of the rim and the iron ring are 5.24 meter, okay, 5.23 meter, okay, respectively at 27 degree Celsius, ठीक है। Find the temperature to which the ring should be heated so as to fit the rim on the व्हील, वो जो रिम है वो व्हील पे वो उस पे फिट हो सके। तो बताओ डायमीटर कितना होगा। अभी मैंने बताया था वो रिंग वगैरह की बात कर रहा है, मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, बात खत्म, ठीक है। तो रिंग की बात कर रहा है ना अगर, तो डायमीटर 2 आपने निकालना है, डायमीटर 1 बिना सोचे समझे लिख दो, ये लिख दो, ठीक है, बाद में सोचेंगे बाकी बातें, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले आप ध्यान से देखो कि उसका ओरिजिनल डाया कितना है ना। देखो उसने बोला है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन को छोड़ के, द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द डायमीटर ऑफ द आयरन रिंग आर, जो रिम है उसका डाया ज्यादा है, मतलब D2 ज्यादा है, यानी 5.24 है वो D2 होगा, जो ज्यादा है वो D2 होगा पक्का, ठीक है, 5.24 मीटर। एंड जो आयरन का बना हुआ जो रिंग है उसका डायमीटर है 5.23 मीटर, ठीक है। तो मतलब वो D1 है 5.23, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो फिट कैसे होगा? तो भाई यहाँ से निकाल लेंगे ना कितना एक्स्ट्रा चाहिएगा मेरे को, ठीक है। तो वैसे तो उसने कुछ और ही पूछा है शायद, ठीक है। तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है जी। अब पता है क्या क्या बात कर रहा है वो, फाइंड द टेम्परेचर
to which the ring should be heated so as to fit the rim on the wheel, we have to calculate that temperature. ठीक है ना, मतलब जो आपने टेम्परेचर वहां पे राइज किया होगा उसको फिट करने के लिए वो टेम्परेचर हमें निकालना है। कोई पंगा नहीं है, निकाल लेंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। चेंज है ना भाई, बढ़ाने के बाद जो हमने बढ़ाया होगा T2, तो जो चेंज हुआ है तो T2 माइनस T1 करेंगे, फाइनल जो आएगा है ना इतना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सब कुछ डेटा यूज करेंगे। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, यस, अल्फा ऑफ आयरन दे रखा है 1.20 10⁻⁵, और ये 10⁻⁵ ऑर्डर का ही होता है। नॉर्मली आप ध्यान रखेंगे, यूनिट तो आप बता सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी बॉस, कितनी देख लूँ मैं, 1.20 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखी है। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना है अच्छे से, फिर सोचना है क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला लिख दो तो मजा आ जाएगा। उसके बाद तो कैलकुलेशन बनती है, बाकी कुछ बनता ही नहीं है। देखो भाई, अब सब कुछ यूज करो। D2 की जगह क्या लिखूंगा, जो ज्यादा वाला है, ठीक है, 5.24, ठीक है सर। D1 कितना है सर, 5.23, ओके। 1 प्लस अल्फा, अल्फा है सर 1.2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है सर। और यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा टी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे, और T2 निकालना है, T1 है 27, बस होगी कहानी खत्म, हो जाएगी कहानी खत्म, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है बॉस, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5.24 को डिवाइड में 5.23 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, यस, 1.2 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ बच रहा है T2 माइनस 27, एंड इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा महाराज। देखो कैलकुलेशन तो है थोड़ी टिपिकल, क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट कैलकुलेशन आपको ऑसम करनी पड़ेगी बॉस। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ना T2 की, लगभग जो वैल्यू यहाँ पे इसने आपने कैलकुलेट करनी है ना, ऑप्शन है, चेक करो अपने ऑप्शन, ये आएगी लगभग 218 डिग्री सेल्सियस। इतनी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, जो टेम्परेचर फाइनली राइज होने के बाद हो गया होगा उस पर्टिकुलर रिंग, जो रिम है उसका। तो आप देख सकते हैं 218 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर उसको फिट करना है तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अगर उसको फिट करना है दिस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है कि इसको डिवाइड करना है, फिर ये इसको इधर लेके जो भी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इस वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। मतलब अल्टीमेटली आपको उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है, दैट्स व्हाई उन्होंने स्मार्ट गेम खेला होता है। हमें लगता है कि यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट यहाँ फंसेंगे ना, देखो है ना, सॉल्व करना घर पे बैठ के मस्त तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। ओके, ये तो 2-3 पॉइंट और इसमें एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, उनकी भी डिस्कशन कर लेता हूँ। बाई मेटालिक स्ट्रिप का क्या कंसेप्ट है, उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने किस तरीके से यूज करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो सब हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, जो हमारी पेंडुलम क्लॉक होती है, टेम्परेचर का क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट बचेगा थर्मल स्ट्रेस, उससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं भाई, उसके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं एज इट इज, न्यूमेरिकल से ज्यादा उसके जो रिलेशन है, उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दैट्स वाई थोड़ी सी देर लगेगी, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चंस भी करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, इससे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले भी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं विदाउट न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फॉर्मूला याद रखने का, एज इट इज पूछा जा सकता है रिलेशन। ओके, सो देखो बाई मेटालिक स्ट्रिप की मैं बात कर रहा हूं। देखो भाई, एक स्ट्रिप बनानी है हमने, मतलब ऐसी स्ट्रिप जो बाई मेटालिक है, मतलब बाई मींस 2 यार, जिसमें 2 अलग अलग मेटल की स्ट्रिप हम यूज करने वाले हैं। सिंपली देखो, सपोज करो मेरे पास एक रॉड ये है और इसी के नीचे, मतलब जिसको इसके ऊपर रखा गया, 2 रॉड यहाँ पे अपने ले लिए, ये अलग मेटल की है, ये अलग है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ मान लो α2, इसका कुछ मान लो α1। अगर आपने मान लिया α2 इज ग्रेटर देन α1 और इनिशियली किसी टेम्परेचर पे है T1 पे, मान लेते हैं हम, ठीक है ना, दोनों के दोनों। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, यानी मोर एक्सपेंशन। तो आपको पता चला, कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंड हो गया, किस तरीके से बन जाएगी। जब ये एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाली बैंड होगी बाहर की तरफ जिसका ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, और अंदर की तरफ जिसका कम एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान रखना। यानी ये जो अंदर वाली है 1, ये 2, ठीक है, ये है जिसका α2 है, और ये अंदर वाली है जिसका α1 है, समझ गए। तो मोर एक्सपेंशन जिसका हो रहा है, जिसका अल्फा ज्यादा है, बस इतना ध्यान रखना, जिसका अल्फा ज्यादा वो मोर एक्सपेंड करेगी और वो बाहर को जाएगी, मतलब उसकी जो साइड होगी, देखो इधर से देखने पे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टाइप की है ना, और इसको अंदर से अगर आप देखोगे कॉनकेव टाइप की है, तो कॉनकेव रीजन कौन सी रोड बनाएगी, जिसका अल्फा कम होगा, ठीक है। अब इनका कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंटर बन चुका है, देख लो, इनका कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंटर बन चुका है बॉस, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, सपोज करो ये यहाँ पे एंगल बना रही है इस पॉइंट ओ पर, सेंटर पे इस तरीके से थीटा,
तो वो बोलता है कि ये जो स्ट्रिप टेम्परेचर चेंज करने के बाद आफ्टर हीटिंग, मान लो उसको आफ्टर हीटिंग मानो, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, T2 कर दिया कुछ, ठीक है। आफ्टर हीटिंग क्या हो गया, बाई मेटालिक स्ट्रिप के साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार आईटी ने पूछा था, उसी का सब लोग यूज करते रहते हैं, तो उसकी रिजल्ट को भी आपने याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब आपने मानना है इनिशियली दोनों की लेंथ तो सेम ही है, देखो अगर आप ध्यान से देखो दोनों की लेंथ तो सेम है। अब इनकी जो थिकनेस है टी मान लो, थिकनेस मान लो टी दोनों की, तो दिस इज थिकनेस, थिकनेस है ना, थिकनेस भी तो होगी ना उनके पास, कुछ ना कुछ लेंथ होगी इनिशियली, बट आफ्टर एक्सपेंशन जब वो एक्सपेंड कर जाएंगी लेंथ चेंज हो जाएगी। लेट्स सी इसकी लेंथ हो गई L2 और इसी वाले की लेंथ हो गई ऑब्वियसली L1, वो हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो सब यहाँ पे मैं देखूंगा, पहले आप समझ लो कि फंडा क्या है, देख लो भाई। तो वो बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो आपसे दोस्तों पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या गंदा सा लिख दिया मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब ये जो बाय मेटालिक स्ट्रिप से जो सिस्टम यहाँ पे बनने वाला है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यू हैव टू कैलकुलेट। तो बेसिकली एक जो कॉमन स्ट्रिप इसकी होगी वो उसकी हमने रेडियस निकालनी है, यानी यहां से ये r की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ये जो इंटरनल वाली है अंदर वाली इसकी रेडियस कुछ मान लेंगे R1, और जो सबसे बाहर वाली है ये वाली, ठीक है, ये वाली इसकी रेडियस कुछ मान लेंगे हम यहाँ से R2, वो हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंगली। एंड दिस इज द कॉमन रेडियस, इस पूरी स्ट्रिप से जो बन के बनेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द कॉमन रेडियस R, ये आपको कैलकुलेट करना है यार। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको देखा है एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क ओवर रेडियस वाला फंडा आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और आर्क का काम कौन करेगी, ये लेंथ हम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, फिर हम फंडा यूज करके सॉल्यूशन करके बना देंगे। लेकिन आपने नहीं करना है यार, बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, आपने रिजल्ट यूज करने में बार बार बोल रहा हूँ, इसका रिजल्ट पूछा जाता है या तो एज इट इज पूछा जाएगा, या फिर इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, या फिर उस रिजल्ट को डिपेंडेंट न्यूमेरिकल एज इट इज पूछा जाएगा, तो आपने रिजल्ट अल्टीमेटली याद रखना है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल कैसा आएगा सर, जिसका अल्फा ज्यादा उसका एक्सपेंशन ज्यादा तो बाहर को होगी, वो बाहर की साइड होगी कॉन्वेक्स, अंदर की साइड होगी जिसका अल्फा कम होगा, इस तरीके से बैंड करेंगे, यानी कॉनकेव साइड जिसका अल्फा कम है, कॉन्वेक्स साइड जिसका अल्फा ज्यादा है, समझ जाओगे ना भाई। वो किसी भी चीज की बनी हो सकती है, कॉपर, स्टील, जिंक, कुछ भी हो सकता है ना मटेरियल, तो नहीं समझ जाना। ओके, तो ये रेडियस आएगी कितनी, तो भाई इनकी जो थिकनेस है वो टी है, हाँ यस, हाँ टी क्या माना है उसने, थिकनेस को क्या माना है, टी माना है, यस। अब लिखेंगे कैसे, देखो टेम्परेचर चेंज किया आपने, तो थिकनेस टी ले लो ओवर डेल्टा टी इंटू α2 माइनस α1, ये इस तरीके से आप याद रख लेंगे। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, टी इज द थिकनेस, डिवाइड में α2 माइनस α1, क्योंकि α2 इज ग्रेटर देन α1 है, समझ गए लॉजिक। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला इस बाई मेटालिक स्ट्रिप के केस में। यूज इसका बहुत जगह होता है, अगर इसका हम यूज की बात करें तो बेसिकली कनेक्शन डी कनेक्शन में नहीं होता, जैसे सिग्नल हमें बताने होते हैं कि जैसे हमारा वाटर हीटर है ना, और वो वाटर हीटर बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका है और उसको डिस्कनेक्ट करना, मतलब इंडिकेशन करना है कि भाई अब ये हीटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो जो बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है वो क्या करेगी, उसका जो सिग्नल है उसको सेंड करेंगे, मतलब ब्रेक हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिग्नल आप वहां से लेना चाह रहे हो। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और वाटर हीटर में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है। एक तो मैं लिख देता हूँ 2-3 एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, एंड वाटर हीटर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और कहाँ पे फायर अलार्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फायर अलार्म इनका यूज किया जाता है। तो और भी बहुत सारे हैं यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अगर और डिटेल एनालिसिस करोगे। बट आपने हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रिप किसके हिसाब से एक्सपेंड करती है, बस इतना, दैट इज, यही हमारे लिए जरूरी है, सिंपल है। बाकी ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ये आएंगे तो नहीं, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है देखें, चलो कम ऑन। तो ये सो दिस इज द क्वेश्चन आप जल्दी से देख लेंगे, इसमें जो गिवन डेटा उसको लिख लो पहले, फिर बाद में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। उसने बोला अ मेटालिक, नॉट मेटालिक, बाई मेटालिक स्ट्रिप हैविंग ईच स्ट्रिप ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, मतलब थिकनेस दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, ये आप लिख लें, और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2 × 10⁻² मीटर में आपने लिखना है, ये आपकी थिकनेस, मतलब ये लिख लो, जो भी दे रखा लिख लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, और जिंक की बनी है, जिंक की और सिल्वर की बनी है ना, है ना,
रिवेटेड टुगेदर, दोनों को एक साथ रिवेट किया गया है। तो द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्ट्रिप व्हेन हीटेड थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस विल बी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, जो हीटिंग टेम्परेचर दे रखा है चेंज वो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी अगर इस अंडर दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर के अंडर उसको हीटिंग की जा रही है। अल्फा फॉर जिंक, एक जिंक की बनी हुई है, तो जिंक का अल्फा दे रखा है कितना 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 32 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, सही समझ गए ना? हाँ यस सर। और सिल्वर के लिए दे रखा है 19, सिल्वर के लिए अल्फा दे रखा है 19, सिल्वर के लिए दे रखा है 19 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। चांदी मेरे समझ गए ना? तो पूछा क्या है सर, पूछ लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यार सब कुछ तो है आपके पास, डायरेक्ट यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर को केल्विन में नहीं बदलेंगे, डिग्री में ही यूज करेंगे एज इट इज। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा मैंने, T/ΔT × α2 - α1। किसका अल्फा ज्यादा, जल्दी बोलो? जिंक का ज्यादा है, तो अल्फा ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ सिल्वर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? Zn, ठीक है। ओके तो यहाँ पे पुट करेंगे तो टी कितना आएगा सर, टी 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 है 2 × 10⁻²। डेल्टा टी कितना है सर 50, 32 - 19, तो 32 - 19, तो दिस इज 3, दिस इज 1, 13 बचेगा। 13 × 10⁻⁶, ये लिखना मत बोलना वरना पंगे हो जाएंगे इधर। तो इसको कैंसिल करो, कैंसिल कर देते हैं सर, ये भी कैंसिल करो, तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगी क्योंकि -2 -6 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे जो 25 आएगा तो यहाँ बचेगा 25 × 13 महाराज, इसको 100 लिख लो, इंटू 10⁻² लिख लो, बाई 25 × 13, ये हो जाएगा 4, यानी 400/13 आ गया। चेक करें, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 13 से आपने डिवाइड करना है, ये आपने करना है भाई, इट्स योर स्मार्टनेस नाउ। तो ये आंसर जो दे रखा है इसने 30.77 समथिंग आ रहा है, तो 30.77 रेडियस इतनी लगभग आपके पास आ जाने वाली है। तो मतलब आफ्टर ऑल दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट अल्टीमेटली फॉर्मूला याद तो होना चाहिए ना एग्जाम में। यार क्या बात कर रहे हो यार, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है? तो कुछ चीजें हमें याद रखनी जरूरी है, अदरवाइज इसको डिराइव करने में तेल निकल जाएगा यार, तेल समझ रहे हो ना, तेल 2-3 पेज भरने पड़ेंगे, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारा इसको निकालने के लिए। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। Here we go, okay? अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। 2 लास्ट के कंसेप्ट यहाँ पे प्यारे से कंसेप्ट है, उनकी डिस्कशन कर लेते हैं मस्त तरीके से। ओके बॉस, तो प्यारी सी ये कहानी जल्दी से समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन थोड़े से प्यारे से कंसेप्ट इसमें बचे हुए हैं और उन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ध्यान से आप देखते जाएं। मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्लॉक। वैसे तो ये चीजें, ये रिजल्ट हमें याद होती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके, बट आपने ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार, दैट्स व्हाई मेरे को कराना पड़ रहा है कभी कभी। आजकल ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे, आपने देखे होंगे, जितने भी आपने अभी तक पेपर हुए हैं 19, 20, 21, ये जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 21, 22, समझ रहे हो, तो सारे आने वाले जो पेपर है वो भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। दैट्स व्हाई फॉर्मूला की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको इग्नोर मत करो। वो जमाना अब गया है ना, वो जमाना अब गया जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते थे, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बोर तो नहीं हो रहे हो ना बॉस? बोर नहीं होने दूंगा, कंसेप्ट भी सीखेंगे, एंजॉय भी करेंगे अच्छे से। पढ़ाई को अपनी दोस्त बना लो, मजा आ जाता है, ठीक है? आप फील करोगे फिर उस चीज को, बोरिंग फील नहीं करोगे आप। अपने दोस्त बना लो, बात करो, अपनी दोस्त से आप बात कर रहे हो बस, फिर देखो कैसे आपका बर्डन खत्म हो जाता है और आपको इंटरेस्ट बन जाता है अपनी स्टडी में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर कैरियर गाइज। तो आपकी दोस्त आपकी स्टडी बनेगी तो आपके कैरियर में आपका साथ देगी। एक बार एग्जाम फूट जाने दो, एक बार एग्जाम को क्रैक करके आ जाओ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मस्त सोना, मस्त खेलना, मस्त घूमना, मूवी देखना, जो करना होगा बॉस कर लेना, एग्जाम को फोड़ डालना बस, ठीक है? तो ये मोटिवेशन बना के रखो अपना। ओके चलो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके बार मैंने बोल तो दिया, तो लेट्स सी। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बॉब, ये उसकी लेंथ है L, ठीक है? ओरिजिनली ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, लेट्स से T1। कूल, नहीं टेम्परेचर नहीं मानेंगे हम यहाँ पे T1, वरना पंगा हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड, और ये जो टाइम पीरियड है इसको T मानना है कैपिटल, ठीक है? और जो टेम्परेचर है यहाँ पे थीटा मान के चलना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा। सर स्मॉल टी मान लो, वो टाइम मानेंगे, टाइम की तो बात करेंगे ना। यस, तो बिल्कुल टेम्परेचर को थीटा मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से थीटा 1 है इनिशियली। अब वो बोलता है अगर इसका टेम्परेचर इसका हम इंक्रीज कर दें, हम इसका टेम्परेचर राइज कर दें, तो टेम्परेचर चेंज क्रिएट हो जाएगा डेल्टा थीटा, जिसको आप θ2 - θ1 लिख सकते हैं। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन
टेम्परेचर। ओके, तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब जब आप उसकी हीटिंग करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना बॉस, तो चेंज तो क्रिएट हो ही जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद टेम्परेचर कुछ θ2 हो जाएगा, पहले θ1 था, तो जो चेंज हुआ है दिस इज डेल्टा थीटा। अब क्या फर्क पड़ा इसका, ध्यान से देखो, अभी अभी मैं पढ़ा था इसकी जो लेंथ है ना बॉस, लेंथ ये इसका मास है, ठीक है सर। आपने पढ़ा होगा टी जो होता है पेंडुलम का वो होता है टाइम पीरियड L/G, ये भाई जी है, ये भाई 2π कांस्टेंट है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ये चेंज होगा तो भाई चेंज होगा ना टी भी। क्या बात कर रहे हो, वो तेरी, ये तो मैं देखो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बात कर रहे हो। अगर आप उसकी बॉब की लेंथ को चेंज करेंगे ना महाराज, अगर इंक्रीज करोगे तो टी इंक्रीज हो जाएगा यार। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया आपने, ए टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ऑल्सो ये दिस टी टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक जो आपके पास है ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी तो इंक्रीज करेगा। अब वो इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, लॉस कितना होगा टाइम में। इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ सर, देखो भाई, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो महाराज, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज होगी बेसिकली। क्यों सर, अभी तो बताया था, क्या बात कर रहे हो, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद करो, लेंथ बढ़ जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ा रहे हो। लीनियर एक्सपेंशन वाला केस आ गया कि नहीं आ गया, लीनियर एक्सपेंशन, यस सर। तो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा शॉर्ट। ओके, तो इनिशियली मैं मान लेता हूँ, लेट्स सी T1 है 2π√L/G, ये टेम्परेचर θ1 पे है, और T2 हो जाता है 2π√L। इनिशियल लेंथ है L, फाइनल या L1 मान लो, L1 फाइनल लेंथ हो जाती है L2 ओवर G, और L2 अब यहां से निकालेंगे, यहां से T2 आएगा, तो जो लॉस हुआ डेल्टा T, T2 माइनस T1 निकालेंगे, इसको बोलते हैं लॉस इन टाइम पीरियड। लॉस इन टाइम पीरियड, उत्तरी, देखो यार इतना टाइम लेने का नहीं, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, पहले बेसिक से आपके माइंड में चले जाएं। अब देखो, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है सर, टेम्परेचर सॉरी नॉट टी, टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो एल बढ़ा, तो एल के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब जब ये पेंडुलम ऐसा ऐसे कर रहा होगा तो इंक्रीज होने का मतलब ये स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। अब ये टाइम पीरियड बता दिया आपने उसका, एक चक्कर कंप्लीट करने का, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का, समझ गए आप, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम बढ़ेगा, मतलब स्लो हो गया। पहले वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, नहीं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वो ऐसा कर रहा था। बचपन में झूला झूला आप लोगों ने, बचपन में जब हम झूले में बैठते थे, फिर हमारे दोस्त लोग आते थे, फिर वो हमें ऐसे पकड़ते थे, ऐसे लेके जाते थे, फिर हम ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे, नहीं तो ये अभी अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे भी करेगा, धीरे 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 धीरे। टाइम पीरियड आपने बढ़ा दिया, समझ गए लॉजिक। तो टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब स्लो हो जाना, स्लो मोशन में डांस करना, ठीक है, स्लो मोशन में डांस किया है, आता तो होगा आप लोगों को, करके नहीं दिखाओगे बट, है ना, शर्मा रहे हो ना। स्लो हो जाएगा बॉस, स्लो, समझो बात को, ठीक है। तो ये लॉस हो रहा है एक तरीके से, देख लो आप, है ना। जब भी ये पूछेगा तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है, ये सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, जितना मैंने कंसेप्ट बताना तो मैंने बता दिया है। जब आप डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना आएगा लॉस, डेल्टा टी जो चेंज हुआ है टाइम पीरियड में कितना है, हाफ अल्फा टी ओरिजिनल जो भी है, T1 मान लिया था हमने, T1 माना था ना इनिशियल टाइम पीरियड उसका, ये वाला T1 माना था, T1 मान लो ये वाला, और इनटू डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ये बस सपनों में आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर लॉस पूछे, लॉस इन टाइम पीरियड पूछे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है उसमें टाइम पीरियड का कितना लॉस हुआ है, तो यू हैव टू यूज दिस वन, हाफ अल्फा T1 इनिशियल जो भी उसका टाइम पीरियड था वो इनटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जो आपने टेम्परेचर को वहां पे चेंज करा है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यार इतना याद रख लेना, दैट इज सफिशिएंट। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये लॉस होता है, अगर टेम्परेचर आप घटा रहे हो तो गेन होता है, बस ये याद रखना। टेम्परेचर बढ़ाया तो लॉस हो गया, टेम्परेचर घटा दोगे तो गेन हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ओके सर, ओके समझ गए हम, टेंशन मत लो, समझ गए। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, बेसिक कंसेप्ट है ये, कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं पूछा तो फिर क्या पूछेगा, बताओ हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताओ जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। भाई स्लो हो जाएगी, फास्ट का एक होएगी, है कि नहीं,
धीरे धीरे चलेगी और धीरे धीरे होले होले, ठीक है। ओके ओके सर, ओके आगे आगे बढ़े, एक न्यूमेरिकल ट्राई करें। ओके कम ऑन, ओके सो जल्दी से देख लेते हैं यार, बिफोर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है, उसको भी बता देता हूँ, आप ये क्या याद रखोगे यार, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक पॉइंट याद रखना है, ऑलवेज द टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन वन डे। एक दिन में जो क्लॉक है वो कितना टाइम लॉस्ट कर रही है, मतलब एक दिन में टोटल टाइम कितना, इतनी सेकंड्स में लेना है आपने, 86400 सेकंड्स। ओके, दिस इज द टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन वन डे। एक दिन में वो इतना टाइम लॉस्ट कर सकती है, ठीक है, इतने सेकंड्स में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। आप कन्वर्ट कर भी सकते हैं 24 आवर्स यार, उसको कन्वर्ट कर लेना यार, तो हमने सेकंड्स में लेना है, बस याद रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर दिस इज, अभी मैंने आपको बताया था जो टाइम लॉस्ट हुआ है, टाइम पीरियड जो लॉस्ट हुआ है किसी भी सिंपल पेंडुलम क्लॉक का, उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। यही थे ना बॉस, यही था ना यार, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है लॉस इन टाइम एनी टाइम टी सेकंड में, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की वो बात करें टी सेकंड में, ठीक है, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द लॉस इन टाइम टी सेकंड, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, यानी डेल्टा टी बाई टी इंटू टाइम, वो जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, और ये कितना चेंज है डिवाइड बाई ओरिजिनल जो टाइम था उसका वो वाला, यानी ये जो टी था, है ना, T1 माना था ना मैंने इसको, ठीक है, तो यहीं से निकाल सकते हो, देखो डेल्टा टी ओवर T1, तो यहाँ बचेगा अल्फा हाफ डेल्टा थीटा, ये आ गया, इसको यहाँ पुट करो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये लॉस निकालने का इन टी सेकंड में, ठीक है। इसको आप लिखेंगे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये इसमें रखना है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाफ अल्फा लीनियर टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज द टाइम, जिस टाइम में आप वो लॉस निकाल रहे हो, जिस भी टाइम में आप वो लॉस निकाल रहे हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और पूरे दिन में जो टाइम है जो लॉस होगा, लॉस्ट करेगी क्लॉक, वो है 86400 सेकंड इन अ कंप्लीट वन डे, ये आप ध्यान रखेंगे बॉस, ठीक है। तो यार ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, कंसेप्ट में बता दूंगा, कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी पड़ेगी, देखो कैलकुलेशन आपने ही करनी है, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, रास्ते में बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आपने सॉल्व करना है, ओके। तो यही सो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो कंसेप्ट हमने सीखा इसको अप्लाई करना सीखते हैं ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि अप्लाई कैसे करें, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप पढ़ने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी डेटा उसमें गिवन है उसको लिखना होता है, उसको लिख लेंगे पहले, फिर देखेंगे कंसेप्ट कैसे यूज करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। सो कम ऑन, उसने बोला एक क्लॉक विद ए मेटालिक पेंडुलम इज 5 सेकंड फास्ट, एक क्लॉक है विद ए मेटालिक पेंडुलम, जो पेंडुलम है उसको मेटल का बना हुआ है, इज 5 सेकंड फास्ट, मतलब जो इनिशियली अगर आप चेंज निकालेंगे, 5 सेकंड फास्ट का मतलब जो चेंज है इनिशियली, और 5 सेकंड फास्ट मतलब 5 सेकंड वो चेंज दे रखा है टाइम पीरियड में, ठीक है, वो जो चेंज दे रखा है उसको, जो सिंपल पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा उसका चेंज दे रखा है 5 सेकंड, और फास्ट की बात कर रहा है, फास्ट की बात कर रहा है। एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, फास्ट की बात कर रहा है, ठीक है सर। फास्ट ईच डे एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या है उसके पास, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ईच डे की बात कर रहा है ना, फास्ट है ईच डे, हर दिन, मतलब एक दिन के लिए बात कर रहा है, तो टी तो मिल ही गया आपको एक दिन, वन डे, और टी कितना होगा वन डे में, 86400 सेकंड, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आपने, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है सर, आगे बोल रहा है एंड 10 सेकंड स्लो ईच डे, 10 सेकंड वो स्लो हो रही है ईच डे, यानी जो नेक्स्ट डेल्टा टी दे रखा है वो 10 सेकंड है और ये स्लो वाला है, और ईच डे है मतलब टाइम उसका भी उतना ही रहने वाला है, जो पर्टिकुलर टी सेकंड जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें दोनों प्रोसेस है, फास्ट हो रही है तब भी, स्लो हो रही है तब भी। जब स्लो हो रही होगी तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा होगा, जब फास्ट हो रही है तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा होगा, ऑब्वियसली। इतना तो हम समझ गए होंगे ना, इतना तो आप समझ गए होंगे ना, यस यस एंड यस। एट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, इस केस में जो इनिशियल टेम्परेचर है आपका वो 30 डिग्री सेल्सियस है, चूंकि ये स्लो हो रही है, ठीक है, हायर है, चेक करें आप, ठीक है। सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल, वो जिस मेटल का बना हुआ है सिंपल पेंडुलम क्लॉक जो है, जो उसका पेंडुलम है जिस मेटल का बना हुआ है उसका अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है महाराज। तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, जब भी टाइम गिवन हो टी सेकंड में, तो लॉस जो हम लिखते हैं, लॉस आपका लॉस लिखेंगे, गेन लिखेंगे, जो हम लिखते हैं
इन टी सेकेंड, ठीक है। तो जो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू स्मॉल टी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको फास्ट के लिए, समझ गए बॉस, फास्ट के लिए लिखूंगा। फास्ट बोला है ना उसने सबसे पहले, यस है ना, फास्ट बोला है उसने सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल एंड बिल्कुल यस, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर दे रखा है वो भी दे रखा है, ईच डे एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, ये दे दिया उसने, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे फॉर, अप्लाई करो फास्ट के लिए, जब वो फास्ट हो रही है ईच डे, ठीक है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम 5 इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा में नहीं पता है, डेल्टा थीटा कितना है भाई, चेंज इन टेम्परेचर है, चूंकि वो फास्ट हो रही है ना, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा फास्ट होने के। जो इनिशियल टेम्परेचर है उसका 15 डिग्री सेल्सियस है ना बॉस, ठीक है। तो जो चेंज लेंगे हम, लेट्स उसका जो कुछ टेम्परेचर है टी ले लेता हूं मैं, -15 आपने लेना है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे वो फास्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो जाएगा उसका, जो चेंज करा होगा आपने। तो T-15 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 86400। इस डे की बात कर रहा है दोनों केसेस में। और इसको ले लो इधर, 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा और T-15 इंटू 86400, इक्वेशन नंबर ए मान लो, ठीक है बॉस। अब आप निकालेंगे फॉर जब वो स्लो हो रही है, स्लो होने के लिए डेल्टा टी आप लिखेंगे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 2 अगेन। लेकिन जब स्लो हो रही है तो टाइम जो हो रही है वो कितनी स्लो हो रही है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। उसने ऐसा बोला है कि 10 सेकेंड स्लो ईच डे, तो हम 10 लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू हाफ आएगा, अल्फा में नहीं पता, डेल्टा थीटा क्या लोगे आप, चूंकि वो स्लो हो रही है तो 30 माइनस टी करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो स्लो हो रही है तो 30 माइनस टी करना है आपने। वहां टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे होंगे, तो 30 माइनस टी करना है, ये वाला टी कॉमन, और इंटू 86400 सेम रहेगा। तो इसको इधर लेके आओ, 20 आ जाएगा, तो यह आएगा अल्फा 30 माइनस टी इंटू 86400, इक्वेशन नंबर बी। अब दोस्तों ये दो इक्वेशन आपने यूज करनी है आपस में, ये 10 था यहाँ पे, इन दोनों का यूज करो, कैंसिल वैंसिल करो, लास्ट में यहाँ पे टी निकालो, टी की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से अल्फा निकल के आएगा। नाउ यूज दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, और टी जैसे ही आ जाएगा पुट इन एनी वन इक्वेशन, तब अल्फा आएगा निकल के। और अल्फा इसने दिया है बॉस 2.31 × 5, यानी यहां से जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 2.31 × 5 पर डिग्री सेल्सियस, इतना आंसर आएगा आपके पास। दिस इज योर आंसर, ओके। सो दिस इज योर आंसर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देखो भाई थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली हम कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा तब भी हम कर लेंगे, है ना। बहुत लेंथी सा क्वेश्चन आएगा तो वैसे रेयर आता है, हमने इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जिससे हमें एप्लीकेशन करना आ जाए कि किस तरीके से डेटा का यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बात खत्म, ठीक है। तो सारे एक्सप्रेशन आपने दोस्तों यूज करके जाने हैं, अच्छे से आपने इनका यूज करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये थी आपकी थर्मल एक्सपेंशन के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पे वीडियो, ये लेक्चर आप इसका यूज करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आए होंगे उनको ढूंढे, उनको सॉल्व करें। एक छोटा सा प्यारा सा चीज इसमें बचा हुआ है, थर्मल स्ट्रेस, जो मैं नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में कवर करूंगा। लास्ट लेक्चर में दो टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, थर्मल स्ट्रेस एज वेल एज कैलोरीमेट्री। मजा आएगा ना, यस। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।